दोस्तों, वादे के मुताबिक फ़लसफ़े और मंतिक़ पर लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। गुफ्तगू का आगाज़ हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर लेंगे ताकि हमारी नज़र में एक मुकम्मल इर्तिक़ाई फ़िक्र का अहाता हो सके कि किस तरह से सोच का अमल मुख्तलिफ़ अहद में उस दौर के समाजी लिहाज से नशोनुमा पाता चला गया। मैं भी कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू का आसान लफ्ज़ों में करूँ और पॉइंट टू पॉइंट, ताकि एक मिनट भी ज़ाया किए बगैर हम मौजू के साथ पूरा इंसाफ कर सकें। आज का मौजू सुकरात के अहद से पहले के दौर का है, यानी हम आयोनियन दौर की बात करेंगे, जो मगरबी फ़लसफ़े का अहम तरीन दौर समझा जाता है, क्योंकि यहीं पहले पहल मगरबी फ़लसफ़े की बुनियाद पड़ी थी। इसलिए हम मुख्तसरन ग्रीक तहज़ीब की बात कर लेंगे। हम देख लेंगे कि उस अहद के क्या सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे, एथेंस क्यों अहम था। हम आयोनियन फ़लसफ़े के अहम तरीन फ़ीचर्स पर नज़र डाल लेंगे। हम कुछ ख़ास फ़िलासफ़र्स मसलन थेल्स ऑफ मेलिटन्स, एनेक्ज़मेंडर, एनेक्ज़मेंस, फीसागोरस, हेरेक्टलस, पैरामेंडस और एटोमिस्ट की थ्योरीज़ को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि यही मगरबी दुनिया के फर्स्ट फ़िलासफ़र कहलाते हैं। उन्होंने ही सुकरात वगैरह से पहले फ़िक्र की का बिल्डिंग ब्लॉक रखा था। इस तरह से हमारा एक मुख्तसर मगर जामा तसव्वुर सुकरात से कबल के अदवार पर पैदा हो जाएगा और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से फ़िक्र अपने अगले इर्तिक़ाई अमल में हमें सुकरात, अफलातून और अरस्तू के अदवार में नशोनुमा पाती हुई दिखाई देती है। हमें यह भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उस दौर के दानिश्वर ज़िंदगी के इर्तिक़ाई प्रोसेस को किस तरह से देख रहे थे और फिर उनके बेसिस पर आने वाले अदवार में किस तरह से एक नए फ़िक्री तसव्वुर का इर्तिक़ा हो रहा था और यूं ये डायमेंशन बढ़ता और फैलता चला जा रहा था। अच्छा दोस्तों, हमें पता है कि सुकरात हज़रत ईसा से 400 साल पहले यानी 399 क़ब्ल मसीह में पैदा हुए थे। हम जिस दौर के फ़िलासफ़र्स की बात कर रहे हैं वो 400 से 800 क़ब्ल मसीह के दरमियान के हैं। यानी 800 वर्ष पहले यूनान में क्या हो रहा था उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ऐसी क्या फ़ज़ा बन रही थी जो एक फ़िक्र की तख्लीक़ के लिए फ़ज़ा बना रही थी। उस दौर में यूनान में अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि सारी जो स्टेट्स थी वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। यानी हर स्टेट में एक शहर था और इर्द गिर्द एग्रीकल्चर फैला हुआ था। मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ कल्चर थे जो वहाँ की जो रिचनेस थी, जो डाइवर्सिटी थी, उसको बढ़ा रहे थे। अच्छा, 800 साल से पीछे यानी 1200 से 800 साल के दरमियान कुछ ख़ास काम नहीं हुआ था। यानी ये फ़िक्री एतबार से एक डार्क एज है। अच्छा, 1200 से पीछे क्या हुआ था? 1200 में आकर जो माइसीनियन तहज़ीब थी, ग्रीक तहज़ीब माइसीनियन, वो कोलैप्स हुई थी, यानी 1200 क़ब्ल मसीह में। तो 1200 क़ब्ल मसीह से 1000 साल पीछे तक वहाँ पर मायोनियन कल्चर था। ये मायोनियन कल्चर बड़ा रिच कल्चर था। वहाँ पे बड़ा आर्ट, खुसूसन आर्टिस्टिक वर्क बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे कॉमर्स खासी इस्टेब्लिश थी। इनके बाद यानी मायोनियन के बाद माइसीनियन आए थे। माइसीनियन लगभग 900 साल क़ब्ल मसीह में आए और कुछ अरसे रहने के बाद उन्होंने माइसीनियन को पीछे धकेल दिया था। माइसीनियन ने इन्हें पीछे, मायोनियन को पीछे धकेल दिया था और ये 3 फेजेस में आए थे। यानी पहले आयोनियन आए, फिर एकिन्स आए और फिर डोरियंस आए। ये एक पूरी की पूरी एक तब्दीली का अमल था। यूं माइसीनियन इस्टेब्लिश होते चले गए और फिर हमने देखा कि साहब एक नई शक्ल बनती चली गई। इस दौर में जो मज़हब वहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा था वो इंडो यूरोपियन मज़हब था। यानी इंडो यूरोपियन मज़हब जो था वो माइसीनियन क्लासिकल मज़हब और डोरियन जो नए लोग आए थे उनके ही ब्लेंड से पैदा हुआ था। ये फैला हुआ था हर तरफ। अच्छा, हुआ क्या? हुआ वही जो आमतौर पर होता है। यानी जो माइसीनियन यहाँ इस्टेब्लिश होते चले गए तो एक बड़ी मकदार में तो लोग बस गए, वहाँ पर एक एग्रीकल्चर स्टेट बनती चली गई। लेकिन एक और बड़ी तादाद जो थी वो वहाँ से निकल गई और वहाँ से निकलकर दूसरे आइलैंड्स में यानी आइलैंड ऑफ एशिया माइनर, सिसिली और साउदर्न इटली वगैरह आ गए और यहाँ एक नए तर्ज की आला क्वालिटी की तहज़ीब डेवलप होनी शुरू हुई। ये तहज़ीब जो थी ये 800 साल क़ब्ल मसीह में हमें पूरी तरह से इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आती है। ये एक
ग्रो होती हुई नज़र आती है, यानी सियासी अंदाज में भी एक मुख्तलिफ शक्ल नज़र आती है। यानी पहले हमें वहाँ टायरनी प्रैक्टिस होती नज़र आती है। टायरनी का मतलब एक बहुत ही डोमिनेटिंग क्लास, एक ऐसी बहुत ही जो रिजिड क्लास थी, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटिंग क्लास थी, उसने हुकूमत की। फिर हमें एरिस्टोक्रेसी नज़र आती है, यानी एक नोबल क्लास जो सोशल क्लास होती है वो हुकूमत में आ जाती है। और उसके बाद फिर डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती नज़र आती है। तो डेमोक्रेसी भी मुख्तलिफ थी, यानी उस ज़माने की जो यूनान की डेमोक्रेसी थी वो मुख्तलिफ थी। वो डेमोक्रेसी वो नहीं थी जो आज की थी। उस डेमोक्रेसी के अंदर औरतों को या ग़ुलामों को वोट देने का हक़ नहीं था, यानी एक मखसूस सोशल क्लास की डेमोक्रेसी। तो इस डेमोक्रेसी को प्लेटो पसंद नहीं करता था। कि आपको याद होगा क्या, बाद में जब सुक़रात को सज़ा हुई थी, सज़ाए मौत हुई थी, तो उसमें इस डेमोक्रेटिक रवैये की वजह से ही हुआ था, जिसकी वजह से सुक़रात के दौर के फ़िलासफ़र्स इसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते थे। अच्छा, एक और बात हमें देखनी चाहिए कि एथेंस की जो राइज़ हुआ है, एथेंस की जो तरक्की हुई है, उसमें और भी कुछ चीज़ों का हाथ था। खुसूसन स्पार्टा और पर्शियन के दरमियान जो उस दौरान जंगें होती रही, उसका बहुत बड़ा हाथ था। 490 और 470 क़ब्ल मसीह के दौरान जो जंगें हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद यूरोप जो था वो जीत तो गया था जंगें, यानी पर्शियंस हार गए थे, मगर उसके बाद जब स्पार्टा फ़ौजें वापस आईं, जो आर्मी वापस आई, तो उसके बाद एक टर्मोइल डेवलप हुआ वहाँ पे। लेकिन एथेंस, जिनकी नेवी की फ़ौजें शामिल थी, वहाँ एक नई तरह की तब्दीली आई। वहाँ पर ट्रेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। उस ट्रेडिंग से क्या हुआ? नेविगेशन का सिलसिला शुरू हुआ, यानी वही जहाज़ जो हैं अब वो नेविगेशन के लिए निकले। तो फिर वो जो एक पूरा का पूरा गेटवे था एशिया माइनर का, वो एक बड़ी पोर्ट बनी, और वहाँ से जो रास्ते आगे बढ़े तो वो बेबीलोनिया और इजिप्ट और हर जगह जो है वो सिलसिले शुरू हुए बिज़नेस के। उसके नतीजे में क्या हुआ कि इकॉनमी बढ़ती चली गई और एथेंस जो था वो रिच होता चला गया। एथेंस जब रिच हुआ तो ज़िंदगी का मेयार बढ़ता चला गया, और जब ज़िंदगी का मेयार बढ़ा तो उससे कई एक चीज़ें मिली। एक तो ये कि दूसरी स्टेट्स में जब नेविगेशन शुरू हुई, या दूसरी स्टेट्स में जब पोर्ट से बिज़नेस शुरू हुआ, तो नए नज़रियात भी आए। हिंदुस्तान से खुसूसन, हिंदुस्तान में फ़िलासफ़ी उस दौर में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी बहुत रूज पे थी, तो ये नज़रियात यहाँ पर भी आए। बिल्कुल ऐसे ही और भी जगहों से, बेबीलोनिया और मिस्र और हर तरफ से एक नए तरह की एक पूरी की पूरी एक स्पेकुलेटिव थिंकिंग का आगाज़ शुरू हुआ। तो हम देखते हैं कि पूरी जो तब्दीली आ रही है यूनान में उस ज़माने में, उसकी एक पूरी की पूरी साइंटिफिक रीज़न है, एक पूरा का पूरा इसके पीछे एक लॉजिक है कि क्या वजह है कि जहन जो है वो ग्रो हो रहे हैं वहाँ पर, और फ़िक्र का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। अच्छा, अब हम फ़िक्र की जब बात कर ही रहे हैं तो हम सीधा सीधा आ ही जाते हैं कि प्री सोक्रेटिक दौर में हमें किस किस्म की फ़िक्रें नज़र आती हैं, किस किस्म की थिंकिंग नज़र आती है, यानी कौन से वो प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र्स थे। तो हमें 4 तर्ज की फ़िलासफ़ी नज़र आती है 400 से 800 क़ब्ल मसीह के दौरान, सुक़रात साहब से पैदा होने से पहले। एक तो हमें आयोनिक फ़िलासफ़ी नज़र आती है। आयोनिक फ़िलासफ़ी का बेसिक मरकज़ फ़िज़िक्स है। फिर हमें पाइथागोरियन फ़िलासफ़ी नज़र आती है, जिनका बेसिक मरकज़ रियाजी यानी मैथमेटिक्स और एथिक्स है, अखलाकियात है। फिर हमें एलियाटिक नज़र आती है। एलियाटिक फ़िलासफ़ी क्या है? जो डायलेक्टिक की बुनियाद पर बात कर रही है। डायलेक्टिक का मतलब क्या है? हम सब जानते हैं। डायलेक्टिक का मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी अंदाज में किसी भी फ़िलासफ़िकल ख्याल को सोचना, अपोजिट फोर्सेस के लिहाज से किसी भी ख्याल को डिस्क्लोज़ करना, फ़िलासफ़िकल ख्याल को डिस्क्लोज़ करने को हम डायलेक्टिक कहते हैं। इसके अलावा एक चौथी फिक्र हमें सोफेस्टिक भी नज़र आती है। सोफेस्टिक जो है वो इन तीनों को डिक्लाइन कर रही है। तो 4 मेजर फ़िलासफ़ी हमें प्री सोक्रेटिक दौर में नज़र आती है। एक तो आयोनिक, और दूसरी पाइथागोरियन, तीसरी एलियाटिक और चौथी सोफेस्टिक। ये 4 मेजर फ़िलासफ़िकल थिंकिंग है जो हमें प्री सोक्रेटिक दौर में नज़र आती है। आयोनिक फ़िलासफ़ी को अगर हम देखें तो हमें दो मुख्तलिफ़ तरह के या अदवार के फ़िलासफ़र्स नज़र आते हैं। एक को हम कहते हैं अर्लियर आयोनियन, ये हैं जो मेजर क्लास है, जो फादर ऑफ फिलासफर्स, यानी थियल्स ऑफ मिलेटस नज़र आते हैं हमें इनमें। हमें एनेक्सामेंडर नज़र आते हैं, हमें उनके शागिर्द एनेक्सामेर नज़र आते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अरस्तू ने फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट कहा था। ये अर्लियर आयोनियन फिलासफर्स हैं। इन्होंने फिजिकल यूनिवर्स के ओरिजिन को फिजिकल लॉ की शक्ल में जानने की कोशिश की। उन्होंने दुनिया के आगाज़ में एक प्रिमिटिव सबस्टेट को जानने की कोशिश की। अच्छा, इसके फ़ौरन बाद फिर हमें लेटर आयोनियन का ग्रुप मिलता है। इनमें हमें कौन लोग नज़र आते हैं? इनमें हमें हेरेक्लेटस नज़र आता है। इनमें हमें एम्फिडोसील और एनेक्सोगोरास नज़र आते हैं। एनेक्सोगोरास, एम्फिडोसील, हेरेक्लेटस, इन्होंने एक नए तर्ज की बात की। इन्होंने अर्लियर
जो आयनियन फिलोसफर थे उनके मुकाबले में इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने एक नई एडवांसमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये जो डिस्टिंग्विश्ड किस्म के आप प्रिमिटिव सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, असल में इसके अंदर एक इनहेरिटेड डिस्टिंग्विश्ड फोर्स भी है, जो यानी एक मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट है उससे डिस्टिंक्ट ज़रूर है मगर एक फोर्स भी मौजूद है। तो एक नया आइडिया दिया, एक नया साइंटिफिक आइडिया दिया और साथ में एक फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूस कर दिया। तो फिलोसफिकल प्रोस्पेक्टिव और साइंटिफिक इन दोनों को मर्ज करके एक नई थ्योरी दी। अच्छा, आयोनियंस के बाद हम आते हैं फिथागोरस के ऊपर। फिथागोरस या पाइथागोरस जिसको हम कहते हैं, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे ह्यूमन हिस्ट्री के। ये वैसे तो थेल्स ऑफ मिलेटस के शागिर्द थे, मगर ये बाद में मेसोपोटामिया से ट्रैवल करके इजिप्ट आ गए थे और फिर इन्होंने साउदर्न इटली में पहुंचकर अपने स्कूल्स क्रिएट किए थे। इन्होंने बड़ा काम किया था, मगर इन पर बड़ा जुल्म रहा और फिर इनको मार दिया गया या इनका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। इनके स्कूल सारे तबाह हो गए। इन्होंने, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक यूनिक रिलीजन को भी डेवलप किया था। अच्छा, तीसरी जो क्लास हमें नज़र आती है वो एलियटिक स्कूल की। एलियटिक स्कूल के अंदर हमें पायरामिडस नज़र आते हैं, हमें जीनो नज़र आता है, हमें जीनोफिट्स नज़र आता है। जीनोफिट्स, जीनो और पायरामिडस में से हम ऐसा करेंगे, आगे जाकर पायरामिडस की थ्योरी को देख लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एलियटिक स्कूल क्या बात कर रहा था। फिर उसके बाद चौथी जो एटॉमिक थ्योरी है वो नज़र आती है। इसके अंदर में डेमोक्रिटस और ल्यूसिपिस नज़र आते हैं। इनकी एटॉमिक थ्योरी को हम डिस्कस कर लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चार मेजर फिलॉसफीज़ हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनकी फिलॉसफीज़ की, अगर हम इन्हें देखें, यानी ये जो ओरिजिनल फिलॉसफर्स हैं सुकरात से पहले के, उनकी थिंकिंग अप्रोच क्या थी, वो किस तरह से कायनात को देख रहे थे। ये असल में एक लाइन में हम कह सकते हैं कि ये एसेंशियल्स के एसेंस को जानने की कोशिश कर रहे थे। ये एक जिसके प्रीसपोजिशनल फिलॉसफी की बात कर रहे थे, ये फिलॉसफी ऑफ नेचर की बात कर रहे थे। ये दे वर ट्राइंग टू लोकेट द सब्सटेंस थ्रू एसेंस, कि एसेंस के जरिए से हम सब्सटेंस को जान लें। ये असल में जानना चाह रहे थे कि ये जो एसेंस है वो मटेरियल है और ये मटेरियल जो है यही कायनात की मौजूदगी का सबब है। यानी इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक थे, ये साइंटिफिक थे, ये रिडक्शनिस्ट थे, यानी ये रिड्यूस करके एक पॉइंट पर चीज़ को लेकर आ रहे थे। इनका कहने का मतलब था कि एक बेसल सब्सटेंस मौजूद है, वो तमाम नेचुरल कॉजेस के फिनोमेना में शामिल है, वो मिस्टिक नहीं है, वो मिस्टिक नहीं है, वो मिथोलॉजिकल नहीं है, वो थियोलॉजिकल नहीं है, वो रिलीजियस नहीं है, वो रैशनैलिटी से साबित हो सकता है, वो रीज़न से साबित हो सकता है, वो मटीरियल है। यानी इनका थिंकिंग प्रोसेस सरासर रैशनल मटीरियल था। वो असल में यही वो लोग थे जिन्होंने, मैं कहूँगा, बर्थ ऑफ रीजन्स का सबब बने, बर्थ ऑफ साइंस का सबब बने। तो मुख्तलिफ फिलोसफर्स थे, मुख्तलिफ उन्होंने फंडामेंटल थ्योरीज दी प्री सोक्रेटिक दौर में, और उन्होंने कहा कि प्राइमरीली जो ऑब्जेक्ट था वो या तो वाटर था या एयर था या फिर अनडिफरेंशिएटेड कोई मटेरियल है या फिर कोई मिस्ट है या फिर कोई वेपर है। इस तरह की फिलॉसफी थी। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि अपीयरेंस जो है वो असल नहीं है, उसके पीछे रियलिटी है कोई, लेकिन वो रियलिटी जो है उसको जानना ज़रूरी है। तो इस तरह से एक बेसिक उन्होंने स्केप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ अपीयरेंस में है वो इट इज़ नॉट रियल, द रियल इज़ डिफरेंट, और उस रियल को हमको जानना पड़ेगा। वो रियल जो है वो मटीरियल फॉर्म में ही है, और यही असल में अपीयरेंस और रियलिटी का जो डिफरेंस है, यही हमें सरासर दुनिया की हर एक फ़िलासफ़ी में, हर एक दौर की फ़िलासफ़ी में नज़र आता है। यही स्केप्टिसिज्म हमें नज़र आता है, इसी पर ही गौर ख़ौस नज़र आता है कि इंटायर यूनिवर्स जो है वो क्या है, बेसिकली क्या सब्सटेंस है जिसे मिलकर बना है, क्या उसकी रियलिटी में, क्या उसकी अपीयरेंस में, क्या उसके मटेरियल में, क्या वो मूवमेंट की फॉर्म में है, क्या वो स्टैटिक फॉर्म में है, वो अगर मोशन फॉर्म में है तो क्या वो उस स्टैटिक्स के अंदर का मोशन है या उससे सेपरेट है। तो एक बिगेस्ट और सेंट्रल जो तमाम एरा में हमें फ़िलासफ़ी के नज़र आता है वो यही सवाल नज़र आता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वो ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे जिन्होंने जानने की कोशिश की कि जो फंडामेंटल सब्सटेंस है वो बेसिकली क्या है, जो ज़िंदगी का सबब बना है, जो कायनात की ज़िंदगी का सबब बना है, वो आर्बिट्रेरी है या वो ब्लाइंड है या वो किसी रूल, किसी लॉ के साथ गवर्न हो रहा है। क्योंकि उनका भी यही कहना था
और आमतौर पे यानी इसको जब हम थियोलॉजिकल फिगर से अलग करते हैं तो उनका भी ये कहना था कि साहब हर शय के पीछे खुदा है, इसको कह देने से दलाइल ख़त्म हो जाते हैं, रेशनैलिटी और रीजंस की मौत वाक़ई हो जाती है। मगर रैशनल जहन इस बात से मुतमईन नहीं होता, फिलोसफिकल जहन इस बात से मुतमईन नहीं होता। वो एक रैशनल अप्रोच या एक फैकल्टी की बात करता है जो कि उनके दिमागों में मौजूद है, उसके बिना उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ये ह्यूमन बीइंग का मसला है। तो ये एक फिलोसफिकल फिक्र का आगाज़ था जो प्री सोक्रेटिक दौर में हुआ था और वो मटीरियल था। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमको मिल रही है, ये जो कुछ भी फिक्र है जिसका हमें अंदाज़ा हो रहा है कि साहब ये फिलोसफर्स थे और ये इनकी थिंकिंग थी, ये इन्फॉर्मेशन में कहाँ से मिलती है? ये इन्फॉर्मेशन हमको अरस्टू के रेफरेंसेस में मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन हमें जो हिस्टोरियंस थे उनकी फ़िलासफ़ी में मिलती है। ये हमें मुख्तलिफ होमर की शायरी जो थी उसमें मिलती है कि इस किस्म की फ़िक्र थी जो सुकरात से पहले के दौर में थी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मतलब थेल्स ऑफ मिलिटस को देख लेते हैं। थेल्स ऑफ मिलिटस को हम फादर ऑफ फिलासफी कहते हैं। वो 600 साल क़ब्ल मसीह में पैदा हुए थे, हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले। सुकरात से 200 साल पहले पैदा हुए थे, मिलेटस में पैदा हुए थे, इसलिए इनको हम थेल्स ऑफ मिलिटस कहते हैं। और बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था सूरज गिरहण के हवाले से, उन्होंने एक डेट दे दी थी 28 मार्च 585, जहाँ तक मुझे याद है 585 क़ब्ल मसीह जो डेट थी उसमें सूरज ग्रहण होगा, और सूरज ग्रहण प्रिडिक्ट किया उन्होंने, हुआ। उन्होंने पैरामिड्स जो थे मिस्र के, उनकी जो लेंथ थी उसको उसके शेड से, सूरज के साए से नाप कर बता दी थी कि उसकी लेंथ कितनी। वो प्रिडिक्ट कर देते थे एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन से कि मौसम के हवाले से। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ख़वानीन फ़ितरत को साइंसी अंदाज में जांच कर खुदाओं के मज़ाहिर के बजाय रेशनल और रीजंस के ज़रिए से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो थेल्स ऑफ मिलिटस पहले फ़िलासफ़र थे जिन्होंने साइंसी फ़िक्र की बुनियाद रखी। उन्होंने मिस्टिकल अंदाज़ फ़िक्र को डिक्लाइन किया। उनके ख़्याल में कायनात की हर शय के पीछे जो बुनियादी जुज़ है वो वाटर है। ये एक मटीरियल अप्रोच थी, ये एक रिडक्शनलिस्ट अप्रोच थी, ये एक साइंटिफिक अंदाज़ फ़िक्र था, इसके पीछे एक फ़िलासफ़िकल ख़्याल था। अच्छा, इसी तरह दूसरे बड़े जो हमें आयोनियन फ़िलासफ़र नज़र आते हैं वो एनेक्सिमेंडर है। एनेक्सिमेंडर का ख़्याल दूसरा था। वो कह रहे थे कि फंडामेंटल सब्सटेंस जो है वो एक इटर्नल, इन्फिनिट, इम्पेरिशेबल सब्सटेंस है, वाटर नहीं है। उनका कहना था कि तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो उसी अनडिफ्रेंशिएटेड मटेरियल या मैटर से डेवलप हो रही है, चाहे वो वाटर में हो या एयर में हो या मिस्ट में हो। वो असल में एक इन्फिनिट इम्पेरिशेबल मटेरियल है जो बिखरा हुआ है हर तरफ, वही है जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि एनेक्सिमेंडर जो थे उन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच के अंदर एक फ़िलासफ़िकल अप्रोच को भी मिलाया। उन्होंने क्या किया, एक टेंडेंसी डेवलप की एब्स्ट्रैक्ट मोड ऑफ थिंकिंग की। अच्छा, यही एनेक्सिमेंडर थे जिन्होंने ये भी कहा था कि जो मटेरियल है ये इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और मज़ेदार बात यह कि 20वीं सदी के अंदर जो अप्रोच थी, यानी जो हमने बाद में देखा हमारी कॉन्टेम्प्रेरी, कि साहब मटेरियल जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, मैटर जो होता है डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एनर्जी में चेंज हो जाता है। और ये फ़िक्र जो है एनेक्सिमेंडर से ही आई थी, प्री सोक्रेटिक दौर से। उसके बाद फिर हमें इन्हीं के शागिर्द एनेक्सिमेंड मिलते हैं। एनेक्सिमेंड्स जो है वो एक अलग बात करते हैं। वो कहते हैं कि फंडामेंटल सब्सटेंस जो है वो असल में एक इन्फिनिट सब्सटेंस है मगर इनडिटर्मिनेट नहीं है। यानी वो एयर है, उनका कहना था, वो वेपर भी हो सकती है, वो मिस्ट भी हो सकती है, क्योंकि वो उनका कहना था एनेक्सिमेंड का कि एयर जो है वो लाइफ गिविंग एलिमेंट है। तो यही यूनिवर्स का एलिमेंट हो सकता है, यही यूनिवर्स का प्रिंसिपल डेवलप कर सकता है। ये एक एनिमेट किस्म का ऑब्जेक्ट है, ये एक इन्फिनिट ऑब्जेक्ट है जो फैला हुआ है ऑल ओवर, हर तरफ, अप टू द स्पेस। तो ये एनेक्सिमेंड्स की थ्योरी थी। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं फिथागोरस की। फिथागोरस जो हैं, पैथागोरस, वो एक और बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब ये जो कंक्रीट एंटिटी है ना, ये जो एयर है, वाटर है, ये इट कैन नॉट बी द रियलिटी, ये रियलिटी नहीं हो सकती क्योंकि ये एक्सप्लेन की जा सकती है। और इनका ख्याल था फिथागोरस का कि जो चीज़ एक्सप्लेन की जा सकती है वो रियलिटी नहीं है। अगर रियलिटी अगर एक्सप्लेन की जा रही है तो जिस चीज़ से एक्सप्लेन की जा रही है वो असल में रियलिटी, यानी नंबर्स। तो इन्होंने
एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म और रिलेशंस को नंबर से एक्सप्लेन किया। इनके ख्याल में जो मेजरमेंट्स थी, जो ऑर्डर्स थे, जो प्रोपोर्शंस थी, जो जो भी यूनिफॉर्म रिकरेंसेस थी, ये सब की सब नंबर से कैलकुलेट हो सकती हैं। तो नंबर्स ही हैं जो एस्ट्रोनॉमी के ज़रिए से या मैथमेटिक्स के ज़रिए से कायनात की ओरिजिन का को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये फिथागोरस की तरफ से ख्याल आया था और इन्होंने इसको इथिक्स से भी जोड़ा था। अच्छा, उसके बाद फिर जो हमें फिलोसफर नज़र आते हैं वो हेराक्लिटस हैं। हेराक्लिटस जो है वो एक नया ख्याल देते हैं। अब आप एक बात पे गौर कीजिएगा कि जो भी फिलोसफर्स हमें इवन प्री सोक्रेटिक टाइम में यानी 400 से 600 800 कबल मसीह के दरमियान जो हमें नज़र आ रहे हैं 200-300 साल के दरमियान, ये इनमें से कोई भी अपने प्रेडिसेसर को फॉलो नहीं कर रहा। हर एक अपने एक नया आइडिया लेकर आ रहा है, हर एक अपनी एक अलग नई बात कर रहा है। हेराक्लिटस क्या कह रहे हैं? हेराक्लिटस कह रहे हैं कि ये जो चेंज है ये, या जो परमानेंस, ये जो स्टैटिक फॉर्म है, ये कौन सी चीज़ रियल है? इनका कहने का मतलब था हेराक्लिटस का कि जो चीज़ परमानेंट है वो असल में इल्यूजन है। असल में जो रियल है वो चेंज है। इनका कहने का मतलब था कि फ्लक्स, चेंज, दिस इज द रियल। ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है, एवरीथिंग जो है, वो एक प्राइमरीली एक सब्सटेंस से आ रही है और फिर उसके अंदर एक चेंज आ रहा है, यानी मुसलसल इवॉल्व कर रही है, मुसलसल चेंज आ रही है। तो चेंज इज द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। चेंज, उनका कहने का मतलब ये था कि वन कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। अच्छा, यही फिक्र आपको बुधा से भी मिलेगी। बुधा ने भी ये बात कही थी कि हर चीज कायनात में चेंज हो रही है। द इंटायर यूनिवर्स इन अ सीजलेस फ्लक्स, मुसलसल चेंज हो रही है। रियलिटी जो है वो एक एंडलेस प्रोसेस है। रियलिटी एक एंडलेस प्रोसेस है बिकमिंग का। कोई चीज नई चीज में तब्दील हो जाने का, एक बिकमिंग हो जाती है, एक नई चीज बदलती चली जाती है, मुसलसल इवॉल्व होती चली जाती है। अच्छा, हेराक्लिटस ने कहा था कि फायर, आग, ये है वाइटल प्रिंसिपल ऑर्गेनिजम्स का। इनका कहने का मतलब था कि जो सोल है, जो रूह है, उसका जो एसेंस है वो फायर है। उनका कहने का मतलब ये था कि हर चीज, एवरीथिंग इज चेंजिंग इनटू इट्स अपोजिट फॉर्म, इनटू इट्स कॉन्ट्रडिक्टिव फॉर्म। पूरी जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, वो एक वाइब्रेंट फॉर्म में है। वो एक अपोजिट जो क्वालिटी है उसके साथ यूनाइट होती जाती है और नई शक्ल में बदलती चली जाती है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि इट इज़ नॉट अ ब्लाइंड आर्बिट्ररी चेंज, बल्कि ये लॉस के ज़रिए से, क़वानीन के ज़रिए से गवर्न हो रही है। और ह्यूमन माइंड जो है वो उसको उसी सूरत में गवर्न कर सकता है जब वो उसको रीज़न से और रैशनल से समझे, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद इसी दौर के पैरामेंडस को भी देख लीजिए। पैरामेंडस एक नई फिक्र की बात करते हैं। पैरामेंडस जो है वो हेराक्लिटस के ऊपर तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, अगर ये जो बीइंग है इससे अगर बिकमिंग हो रही है तो इसका मतलब है बीइंग या तो बीइंग से आई है या फिर नॉन बीइंग से आई है। अगर वो नॉन बीइंग से आई है तो इसका मतलब ये है कि बीइंग नथिंग से आई है, जो नामुमकिन है। और अगर बीइंग से ही आई है तो फिर इसका मतलब वो इटसेल्फ से आई है, और अगर वो इटसेल्फ से आई है तो वो इटसेल्फ जैसी है, तो इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने फ्लक्स और चेंज को रिफ्यूट किया। उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसा नहीं है। उनका मतलब ये है कि थॉट है असल चीज़। जिंदगी और थॉट, सोचने का अंदाज जो है, सोच जो है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई। थॉट जो है वो बीइंग के साथ है। जब बीइंग नॉट बीइंग हो जाती है तो थॉट भी अपनी एग्जिस्टेंस खो देती है। वो इस सवाल को शिद्दत से उठाते हैं कि कोई भी शय कॉन्ट्रडिक्टिंग क्वालिटी से कैसे मिल सकती है, किस तरह से एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी से बदल सकती है। वो असल में एक ही शय है, वो इटसेल्फ एक ही शय है। ये जो इनका तस्वुर था ना बीइंग का और नॉन बीइंग का, यही तस्वुर बाद में आपको हाइडेगर ने बीइंग और नॉन बीइंग के तस्वुर में पेश किया 20वीं सदी में आके। यानी आप देखिए कि यही वो फिलॉसफी है जो हमें वहाँ से मिल रही है, जो हमें पैरामेंडस ने दी थी वही हमें हाइडेगर ने भी दी बाद में। अच्छा, उसके बाद एटॉमिस्ट की भी बात कर लीजिए। प्री सोक्रेटिक दौर में एटॉमिस्ट जैसे कि एनेक्सोगोरा और जैसे कि एम्फिडोसील वगैरह थे, इन्होंने एटॉमिस्ट थ्योरी दी। ये कहते हैं कि मज़ेदार बात है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थ्योरी थी। इनका कहना था कि एटम एक सिंबल, एक इनविजिबल, इम्परमिएबल, इनपेनिट्रेबल, इनडिवाइजेबल एलिमेंट है। ये अपने वेट, अपने फॉर्म, अपने साइज़ के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इनके अंदर एक इनहेरिटेड मोशन है,
इन्हें कोई एक्सटर्नल मिथिकल इंटिटी की ज़रूरत नहीं है कि उसको वो मूव करें। इनके अंदर ही मूवमेंट मौजूद है, इनके अंदर ही एक चेंज हो रहा है मुसलसल, जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। एक पोलैरिटी है, वही रियल है। सारी दुनिया, सारी कायनात एटम से मिलकर बनी है और मुस्तकिल मोशन में ये कॉम्पैक्ट फिजिकल यूनिट्स हैं और सारी कायनात में चारों तरफ फैले हुए हैं। ये रियलिटी के बिल्डिंग स्टोन है। सारी कायनात एटम और स्पेस से मिलकर बनी है। तो ये इस किस्म की थ्योरीज थी जो प्री सोक्रेटिक दौर में थी, और ये सारी की सारी मटेरियल थी। यानी शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्री सोक्रेटिक दौर में मटेरियल वर्ल्ड पर फोकस किया गया था और ऐसे एक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूट को दरियाफ्त करने की कोशिश की गई थी कि आखिर उसकी बुनियाद क्या है, सब्सटेंस क्या है, वो ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो जो कायनात का, जो ज़िंदगी का सबब बना। अरस्तू ने इन फिलोसफर्स को फर्स्ट फिजियोलॉजिस्ट कहा था, और यही बात हमें इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स को जो अभी हमने देखा है उनमें हमें नज़र आता है। नहीं वो अर्लियर लेटर आयोनियन हो, या वो पैथागोरस हो, या वो एलेटिकस हो, इन सब में हमें नज़र आता है कि ये फंडामेंटली एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मगर सिग्निफिकेंटली एक दूसरे को एग्री भी कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब भी हैं। ये सारी कायनात को दरअसल रैशनल अंदाज में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक यूनिफाइड व्यू से यूनिवर्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी थिंकिंग में एक एब्स्ट्रैक्ट अंदाज का फैसिनेशन भी मिलता है, मगर वो कॉमन जो सेंसुअल अंदाज है उसको रिफ्यूट भी करते हैं, क्योंकि फिलॉसफी में कॉमन सेंस नहीं चलता है, उसमें एक प्रॉपर सेंस चलता है। तो इन जनरल अगर हम 2-3 लाइनों के अंदर बात ख़त्म कर लें तो ये है कि प्री सोक्रेटिक दौर की जो फिलॉसफी है उसमें हमें जो सेंसिबल फिजिकल वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको जानने की कोशिश की जा रही है, उसको असल में एक इंडक्टिव अंदाज में जानने की कोशिश की गई। उसको असल में एक साइंटिफिक रैशनली अंदाज में सोच समझने की कोशिश की गई, और उसको बाद में एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल वे से जोड़ा गया। यानी उस इंडक्टिव अंदाज के अंदर डिडक्टिव अंदाज मिलाकर, और एक इन दोनों के मिलने से एक नई तरह की स्पेकुलेटिव थिंकिंग, एक रैशनली स्पेकुलेटिव थिंकिंग डेवलप हुई, और दूसरे अल्फाज में फिलॉसफी की या साइंस की बर्थ हुई। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक नई फिक्र का आगाज़ हुआ, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, और फिर यहाँ से हम सोक्रेटिक दौर में जाते हैं। इसको हम यहाँ तक रखते हैं, और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि सोक्रेटिक दौर में, यानी सुकरात, प्लेटो और अरिस्टोटल ने इस कायनात के बारे में क्या तस्वुरात दिए। मुझे उम्मीद है कि मज़ा आया होगा आपको। इजाज़त दीजिए।